हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इस चैनल पर आपके लिए लैब असिस्टेंट कोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोर्स चलाया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस कोर्स को लेने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से वेदांशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट कोर्स से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड हेस लॉ को, यानी ऊष्माधारिता, मानक एंथैल्पी और हेस का नियम। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हीट कैपेसिटी यानी कि ऊष्माधारिता क्या होती है। देखिए, ऊष्माधारिता का मतलब है कि किसी भी सिस्टम या निकाय का अगर हमें तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो हमें उसमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये है हीट कैपेसिटी। किसी भी सिस्टम में अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है तो हमें उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम जानते हैं कि जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं उससे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो आएगा एक कांस्टेंट, जो कि क्या होगा, C। ये जो C है, यही है हमारी हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा T इसका फॉर्मूला हो गया। C को अगर आप निकालना चाहते हैं, क्या आएगा, T डेल्टा T इसके अपॉन में जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। ये आ गया हमारा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर आप 1 डिग्री सेल्सियस रख दें तो आपकी ये जो हीट कैपेसिटी है Q के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स कितनी हीट कैपेसिटी होगी, जितनी उसमें हीट गेन करने की, उसके अंदर ऊष्मा धारित करने की कैपेसिटी है। अब देखिए, यूनिट्स क्या होंगे इसके, यूनिट्स है इसकी जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हीट को हम किस में लेते हैं, जूल में लेते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन या डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता की। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सिंपल है बिल्कुल, कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। अगर हमारे पास जो पदार्थ या जो सब्सटेंस है वो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है तो हमें उसे कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। कैसे लिख सकते हैं इसे हम, C, स्मॉल c लिखेंगे। स्मॉल c इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास। ठीक है, मास कितना होगा, यहाँ पर जितना भी मास होगा हम उससे इसको डिवाइड करेंगे हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं C से, मास को लिखेंगे यानी द्रव्यमान को लिखेंगे M से। हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T होता है, तो अगर हम ये वैल्यू को यहाँ रख देते हैं Q बाई डेल्टा T, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल c इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। अब अगर आपका ये जो M डेल्टा T है ये C के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू M डेल्टा T। और इसको हमने क्या लिख दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है कैपिटल C S से। कैपिटल C S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, यूनिट्स हो जाएंगी इसकी जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 ग्राम सब्सटेंस की बात करें तो जूल पर ग्राम पर केल्विन या फिर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऐसी अगर मोलर हीट कैपेसिटी को देखेंगे आप, तो मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है, जब आपके पास 1 मोल गैसियस सब्सटेंस है। ठीक है, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो आपका क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, CM। ठीक है, छोटा सा m लिखेंगे यहाँ पर, हीट कैपेसिटी अपॉन n, नंबर ऑफ मोल से उसको डिवाइड कर देंगे। हमें पता है कि C की वैल्यू क्या होती है, Q बाई डेल्टा T। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी तो Q बाई N डेल्टा T हमारा आ गया। तो यहाँ हमारा जो CM है वो इक्वल टू क्या है, Q बाई N डेल्टा T। अब देखिए यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसकी, जूल पर मोल पर केल्विन या जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि Q यानी जो हीट होती है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये एक पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन ये नहीं है। इसी तरीके से हीट कैपेसिटी भी जो होती है आपकी स्टेट फंक्शन नहीं होती। ठीक है, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी, ये पाथ पे डिपेंड करेगी, किस रास्ते से वो हीट चेंज लाया गया है। तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है वॉल्यूम और प्रेशर की कंडीशंस, कि जो हीट चेंज हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। ठीक है, यानी कि दाब स्थिर था या आयतन स्थिर था। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, यहाँ हीट कैपेसिटी ले रहे हैं तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं Cp से,
और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो करते हैं CV से। अब देखेंगे कि CP और CV में क्या रिलेशन निकल के आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। तो देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करते हैं, QE से, ठीक है। QE की वैल्यू क्या हो जाएगी, CVdt। और अगर हमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर देखना है तो क्या होगा, ये QP यानी CPdt। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होता है। और ऐसे ही चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर QV और QP की जगह पे डेल्टा U और डेल्टा H को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू CVdt एंड डेल्टा H इज इक्वल टू CPdt। अब हमें पता है एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। हम क्या है एक्चुअली एंथैल्पी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू U प्लस PV होगा ना, हमने यहाँ पर डेल्टा कर दिया इसको, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा PV फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब 1 मोल ऑफ गैस अगर हम लेंगे, हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो n रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ हमने PV की जगह पे क्या रख दिया है, RT रख दिया है। अब डेल्टा हमारा बाहर से है, जब डेल्टा अंदर जाएगा, देखिए R तो कांस्टेंट है, R में तो कोई चेंज आ नहीं सकता, तो डेल्टा तो इसके साथ लगेगा नहीं। डेल्टा किसके साथ लगेगा, T के साथ लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा H की हमने वैल्यू रखी यहाँ से CPdt, डेल्टा U की वैल्यू रखी CVdt, और ये आ जाएगा R डेल्टा T। आप देखेंगे कि डेल्टा T यहाँ दोनों में आ रहा है, तो दोनों को हम कॉमन लेके हम बाहर ले लेंगे। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और ये CV इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन या रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज when the molar quantities of reactants and products are the same as indicated in a chemical reaction। अगर हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ठीक है, तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन में उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लिखते हैं। मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि A मेरा रिएक्टेंट है और B मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके यहाँ पर ये आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी हैं, तो अब क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा HR यानी कि आपका क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा, यहाँ पर छोटा सा हमने R लगा दिया है, तो डेल्टा HR जो है ये क्या हो जाएगा, सिग्मा A एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सिग्मा B एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो A और B है ये क्या है, ये आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे लिए गए। तो ये जब हमारे अगर कोई भी रिएक्शन दी है, इसके आगे अगर हम लिखते हैं आपका जो भी हीट चेंज हुआ है, ठीक है, हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज कर लीजिए सीधे, एंथैल्पी चेंज, जो भी एंथैल्पी चेंज अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर वो यहाँ पर डिनोट किया जाता है तो वो क्या हो जाती है आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी बोलते हैं इसको। अब देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, मानक एंथैल्पी, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी। तो इसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो जब किसी रिएक्शन या समीकरण में जो भी हमारे पार्टिसिपेटिंग हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यानी कि अभिकारक और उत्पाद, तो जो भी अभिकारक और उत्पाद है जब वो सब अपनी मानक अवस्था में होते हैं, मानक अवस्था को हम कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब उसकी प्योर फॉर्म, जो उसकी प्योर फॉर्म 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर जो भी उस सब्सटेंस की अवस्था होती है, वो उस प्योर फॉर्म में जो उसकी अवस्था होती है, शुद्ध अवस्था, वो होती है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन में सारे सब्सटेंसेस अपनी मानक अवस्था यानी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं तो हम रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ भी स्टैंडर्ड वर्ड आएगा ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए आप ऐसे करेंगे और यहाँ पर आप इस तरीके से एक सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड यानी मानक एंथैल्पी को डिनोट कर रहा है। अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज कौन कौन सी होती है, इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, हम डिटेल में सबको नहीं पढ़ने वाले हैं। एक देखिए आपका ये स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसे हिंदी में कहते हैं मोलर गलन एंथैल्पी। रिप्रेजेंट क्या करेंगे इसे, डेल्टा एच, यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट आएगी, यहाँ पे FUS लिख दिया है फ्यूजन के लिए। फ्यूजन क्या प्रोसेस है आप जानते हैं, क्या होता है, एक पदार्थ जब मेल्ट होता है, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, गलन हो रहा है यहाँ पर,
तो प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी कहा जाता है। मतलब जब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस की मेल्टिंग हो रही है तो उस समय जितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और इसी तरीके से आपकी ना बाकी सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज भी डिफाइन होंगी, तो हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, मोलर वाष्पन एंथैल्पी। फिर है आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जब उदर होता है। सब्लिमेशन मतलब जब सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट गेटिंग चेंज इनटू लिक्विड। फिर है आपका फोर्थ, देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मानक विरचन एंथैल्पी। रिप्रेजेंट करते हैं इसे डेल्टा H, सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे और F से। एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। मतलब जब हम किसी कंपाउंड, किसी यौगिक की बात करें, उसका फॉर्मेशन हो रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलकर वो बना है, तो उस समय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनने के लिए कितनी वहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं कहूँ C, कार्बन है ये ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, इसकी ऑक्सीजन के साथ, गैसियस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो हमें मिला CO2 गैस, ठीक है। अच्छा, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनमें आप हीट चेंजेस लिखिए, साथ ही साथ स्टेट लिखनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब स्टेट चेंज हो रही है तभी भी एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है। तो स्टेट्स लिखना भी ज़रूरी होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में। यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल्टा H फॉर्मेशन की अगर आप बात करें तो कितना आ रहा है, -393.5 किलो जूल पर मोल। 1 मोल सब्सटेंस जब यहाँ पर बन रहा है तो कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है यहाँ पर फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम Br2 की बात करें, हाइड्रोजन H2 की बात करें, तो इनकी जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है उनको 0 लिया जाता है, ठीक है। बाय कन्वेंशन इनको 0 लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। जब कोई चीज़ जब कंबशन हो रहा हो तो उसकी में जो एंथैल्पी चेंज होगा, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का अगर कंबशन हो रहा है उसमें जो एंथैल्पी चेंज है उसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहेंगे। इसी तरीके से आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो सकता है, एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी हो सकती है। बॉन्ड एंथैल्पी के लिए आप क्या डिफाइन करेंगे उसे, बॉन्ड एंथैल्पी यानी आबंध एंथैल्पी क्या होती है, जब एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए मैं अगर H और H मॉलिक्यूल की बात करी हूँ, H और H ये जो मॉलिक्यूल इनके बीच में बना, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है आबंध, इसको तोड़ने के लिए हमें जितनी इसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वही होगी इसकी बॉन्ड एंथैल्पी। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जहाँ पर यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के यहाँ पर एक ही आबंध बना हुआ है, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वही इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स यानी परमाणु उपस्थित होते हैं उनमें हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं, ठीक है। उसमें हम सारी बॉन्ड एंथैल्पीज का क्या लेंगे, एक से ज़्यादा अगर आबंध है वहाँ पर तो हम क्या लेते हैं, उनकी मीन बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा आबंध होने पर हम उनका मीन यानी एवरेज निकालेंगे। अब हम देखते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन यानी हेस का नियम। तो हेस का नियम क्या कहता है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम of the standard enthalpies of intermediate reactions into which the overall reaction may be splitted or divided। यानी कि अगर हम मान लीजिए एक रिएक्शन है मेरे पास A से B बन रहा है, ठीक है, और इसकी कुछ रिएक्शन एंथैल्पी है डेल्टा H। अगर मैं इसी A से B बनाने की जो रिएक्शन को इस तरीके से लेके जाऊँ, दूसरे तरीके से मैं इसे बनाऊँ, पहले मैं A से C बनाऊँ और फिर मैं C से B बनाऊँ, मेरे ये फर्स्ट स्टेप की जो एंथैल्पी है वो होगी डेल्टा H1 और सेकेंड स्टेप की होगी डेल्टा H2। तो जो हीट समेशन मुझे फर्स्ट पाथ में मिल रहा है डेल्टा H, वो बिल्कुल हीट चेंज इसके बराबर होगा जो मुझे सेकेंड रास्ते में भी मिल रहा है। यानी एक रिएक्शन को आप चाहे एक स्टेप में कराएं या अलग अलग स्टेप्स में कराएं, जो चेंज ऑफ एंथैल्पी होता है वो इक्वल ही होता है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड चेंज ऑफ एंथैल्पी निकल के आएगा वो आपका, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो निकल के आएगी वो आपकी इक्वल ही आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, कार्बन है ग्रेफाइट स्टेट में यानी सॉलिड स्टेट में, हाफ O2 गैसियस अवस्था में है और इससे बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं पता, तो अब मैं इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। मेरे को ये दो रिएक्शंस दे रखी हैं कि CO2 के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है आपकी, उसकी मुझे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है
और साथ ही साथ एक और मुझे यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव CO2 गैसियस अवस्था में, इसकी भी मुझे स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह लीजिए, अभिक्रिया की एंथैल्पी या फिर आपकी रिएक्शन एंथैल्पी कह लीजिए। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये दो रिएक्शन से मुझे इसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, स्टैंडर्ड एंड रिएक्शन एंथैल्पी निकालनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को या तो प्लस करें या माइनस करें, हमें कुछ इसको सॉल्व करके इस तरीके से बनाना है कि हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाए। यहाँ मैंने दो इक्वेशंस रखी है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जहाँ पे 2-3 इक्वेशंस एक साथ दी हों। ठीक है, ज़्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी ऑपरेशन हम एक इस रिएक्शन के साथ करने की कोशिश करेंगे वो पूरी रिएक्शन के साथ होगा। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ CO2 के 1 नहीं 2 मोल चाहिए, तो मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं पूरी रिएक्शन को करूँगी। 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ जो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड में भी सेम चीज़ होगी। अब देखिए मैं ये वाली रिएक्शन लाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन मुझे चाहिए, ऑक्सीजन है, CO2 है। सेकंड वाली इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, यहाँ हाफ O2 आ रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्शन में है ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगी, इस वाली सेकेंड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दूँगी, उल्टा कर देती हूँ। तो उल्टा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगी CO2 गैसियस गिव्स CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस। और जब मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो अब जो मेरी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 283.0 किलो जूल पर मोल। अब हम क्या करेंगे, मेरी जो ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये जो थर्ड रिएक्शन है इसको ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करिए, ऐड करने में क्या होगा, यहाँ से देखिए CO2 और CO2 दोनों, ये एरो की इस साइड है, ये एरो की इस साइड है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या आ रहा है, अब यहाँ पर आ रहा है हमारा C, ये जो ग्रेफाइट है, ठीक है, प्लस यहाँ O2 है, लेकिन यहाँ राइट साइड में हाफ O2 है, तो ये हाफ O2 इसमें से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से तो क्या मिलेगा मुझे, हाफ O2 मिलेगा। और राइट साइड पे मेरे पास क्या बच रहा है, राइट साइड पे मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बच रहा है। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन को क्या किया है, प्लस किया है। अब मैंने इन दोनों को प्लस किया है तो मैं इनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस हैं इनको भी ऐड करूंगी। तो मेरा ये जो रिएक्शन का निकल के आएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इस रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए, देख लीजिए ये बिल्कुल मैच हो रही है, ये यही वाली रिएक्शन बन गई है। ये क्या आएगा, इसको हम 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी डेल्टा R1H स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा R2H स्टैंडर्ड। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल, प्लस ये वैल्यू अब हमारी ये वाली लेनी, ये नहीं लेनी, ये लेनी है, प्लस 283.0 किलो जूल पर मोल। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 393.5 में से 283.0 ये आ गया 5, ये आ गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1। तो हमारे पास सॉल्व होके क्या आया है, 110.5 किलो जूल पर मोल, और साइन कौन सा आएगा, बड़े का, माइनस। तो ये आई है हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास डायरेक्टली इसकी जो तो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी वो गिवन नहीं थी, लेकिन हमारे पास ऐसी रिएक्शंस की एंथैल्पीज गिवन थी जिनकी हेल्प से हम इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए हैस का जो लॉ है इसका आपका यूज़ किस किस में आता है, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है उसमें, या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन निकालना है, तो ये सारी वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए आपका हैस का लॉ यूज़ होता है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। For more online courses, download